प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है रीतिकालीन काव्य, उसमें संकलित 8 अध्यायों में से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने 4 अध्यायों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उनमें संकलित कवियों और कविताओं की विषय वस्तु पर हमने विस्तार से चर्चा की। और हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं सेनापति कवि को, उनके श्रृंगार वर्णन, रामकथा से संबंधित पद, श्लेष वर्णन, ऋतु वर्णन से संबंधित पदों को हम विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं। और पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने श्लेष वर्णन शीर्षक खंड से जो एक चौथा पद है, जो क्रम से एक तरह से 14वां पद है, उसका विस्तार से अध्ययन किया। उसका दोहरा अर्थ हमने देखा। वर्षा ऋतु और गर्मी की ऋतु, इन दोनों का एक साथ वर्णन कवि ने अपनी कलात्मकता और चतुराई का परिचय देते हुए किया। इसी तरह से ये जो 5वां पद है, यानी एक तरह से 15वां पद, पूरे पदों के क्रम से तो 15वां पद हैं, लेकिन श्लेष वर्णन शीर्षक से ये एक तरह से पद हैं। तो इस पद की और हम आगे बढ़ते हैं, इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, 5वां और 6वां पद आज हम पढ़ेंगे इस ऑनलाइन कक्षा में। तो आप ध्यान दीजिए। राक्ती ने दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, यानी कहने का तात्पर्य, कवि सेनापति कह रहे कि मेरी जो कविता है वो किसी भी तरह के दोष को धारण नहीं करती है, यानी उसमें कोई दोष नहीं है। यानी जो काव्य दोष होते हैं, उन दोषों का कवि ने निवारण किया है। तो राक्ती ने दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, पोषे यानी पोषित है, यानी परिपुष्ट की हुई है, पिंगल के लक्षण को। पिंगल के यानी काव्य शास्त्र के जो लक्षण होते हैं, जैसे रस हैं, काव्य गुण हैं, काव्य रीतियाँ हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, अलंकार हैं, यानी इन सभी काव्यांगों से मेरी कविता जड़ी हुई है। इन सभी काव्यांगों का मैंने बड़ी कुशलता के साथ में, बड़ा कौशल दिखाते हुए मैंने इनका प्रयोग किया है, इसलिए मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है। किसी भी दोष को मेरी कविता धारण नहीं करती है। तो मेरी कविता रसयुक्त है, काव्यांगों, काव्य तत्वों से युक्त हैं और दोष रहित हैं। बुद्ध कवि की जो उपकंठी बस्ती है, बुद्ध कवि यानी जो विद्वान कवि होता है, जो ज्ञानी कवि होता है, अत्यधिक विद्या का पारखी कवि होता है, तो सेनापति कवि कह रहे हैं कि मेरी कविताएं विद्वान कवियों की उपकंठी बस्ती, उपकंठ यानी उनके कंठों के निकट ही निवास करती है। यानी कहने का तात्पर्य है, ये कविता उन विद्वानों को कंठस्थ हो जाती है। इतना सरस वर्णन इनमें है, दोषों से रहित है और सभी काव्य शास्त्र के लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए विद्वान व्यक्तियों के कंठों में मेरी कविता निवास करती है, वो उनको याद रखते हैं। तीसरी लाइन है, तीसरी पंक्ति से, जोए पद मन को हरस उपजावती है। जोए यानी इसमें जो जोड़े हुए हैं पद, यानी शब्दों की जो कलाकारी मैंने की है, वो गुम्फित जो पद हैं, उन पदों से पाठक का मन प्रसन्नचित हो जाता है। जो विद्वान व्यक्ति इन कविताओं को पढ़ता है, तो वो एक तरह से इसमें छिपे हुए अर्थ से वो प्रकाशित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हरस उपजावती अर्थात उनके मन को वो प्रसन्न करती है। तो मेरी कविता के ये गुण हैं, जो भी विद्वान इसको पढ़ेगा तो इनकी कलाकारियों को देख करके, शब्दों के गुम्फन को देख करके उसका मन प्रसन्नचित हो जाएगा, उसे वो आनंद देती है। तजे को मन रसे जो छंद सरसती है। तजे को, कोई अन कोई भी, इस कविता को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इसका रसास्वादन करना चाहता है, क्योंकि मन रसे, जो मन रसे यानी मन को भाने वाली सरस कविताएं मेरी ये हैं, सरस कवित्व मैंने लिखे हैं। जो छंद सरसती है अर्थात सरसता के साथ में मधुर रसास्वादन ये मेरी कविता कराती है। जो भी पाठक इनको पढ़ेगा उसको एक तरह से रसानुभूति होगी। अक्षर है विशद, अक्षर यानी स्वच्छ अक्षरों का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। सुंदर सुंदर अक्षरों को कवि ने इसमें जड़ा है। विशद करती उसे आप सम, तो अक्षर है विशद यानी जिन जिन शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है, वो व्यापक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। करती उसे आप सम, यानी कहने का तात्पर्य अपने आप ही मेरी कविताओं में जो शब्दों का जिनका मैंने प्रयोग किया, वो अपने आप ही अर्थ का बोध करा देते हैं। यानी जो विद्वान व्यक्ति इन कविताओं का अनुशीलन करेगा, तो स्वतः ही उन्हें उनके समक्ष वह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अपने आप ही उनको भावानुभूति हो जाएगी। भावों की अभिव्यक्ति जो इसमें की गई है, जिन भावों का इनमें प्रयोग है, सहज ही
उनकी अनुभूति पाठक को हो जाएगी। जाते जगत की जड़ताओं विनष्टि है। जाते यानी इन कविताओं का जब अनुशीलन किया जाएगा, उनसे संसार का जो आलस्य है वो दूर हो जाएगा, जड़ बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जाते यानी जगत की यानी संसार की जड़ताओं यानी एक तरह से जड़वत स्थिति जिसमें कोई चेतनता नहीं होती, विनष्टि है, नष्ट हो जाती है। तो जड़ता की स्थिति नष्ट होकर के उनमें चेतना आ जाएगी, वो चेतनशील हो जाएंगे प्राणी। यानी मेरी कविताओं का जो रसास्वादन करेगा, उन्हें न केवल रसानुभूति होगी बल्कि उनकी जड़ बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी और वो चेतनशील हो जाएंगे। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे शिल पर होत निशान वाली पंक्तियां यहाँ चरितार्थ होती है वृंद कवि की। अगला चरण है, मानो छवि ताकि उद्वत सविता की सेना, पति कवि ताकि कविताएं विलसती है। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं कि छविता की अर्थात मेरी कविता की जो छवि है, जो शोभा है, वो ऐसी है, उद्वत सविता की सेना, उद्वत यानी उदय होते हुए, सविता यानी सूर्य की सेना यानी किरणें, अर्थात उदय होते हुए सूर्य की लालिमा युक्त किरणें जिस तरह से प्रकृति में फैल करके प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देती हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में प्रकाश का यानी एक तरह से प्रकाश फैला देती है। यानी मेरी कविता की शोभा यह है कि जो मनुष्य इसको पढ़ेगा उसमें जो अज्ञान रूपी अंधकार, निराशा रूपी, हताशा रूपी जो अज्ञान अंधेरा जो भरा हुआ है, इन कविताओं को पढ़ने से उसको रसानुभूति होगी तो अज्ञान रूपी अंधेरा हट जाएगा। जिस तरह से उदय होते हुए सूर्य की लालिमा युक्त किरणें चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण को अत्यधिक सुंदर बना देती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन को मेरी कविताएं संवार देती है, उसे चेतनशील बना करके आसान्वित जीवन जीने की प्रेरणा मेरी कविताएं देती है। पति कविता की कविताएं विलसती है। पति कवि का तात्पर्य सेनापति कवि ये कह रहे हैं कि उनकी कविताएं इस तरह से शोभायमान हैं जिसके दोहरे अर्थ निकलते हैं। श्लेष का प्रयोग करते हुए दोहरा अर्थ वो देती है। तो इस पूरे पद को अभी हमने पढ़ा है। इस पूरे पद में पहला अर्थ हमने कविता के संदर्भ में देखा है। दूसरा अर्थ देखिए सूर्य के संदर्भ में। यह अर्थ, राख्ती ने दोसे पोसे पिंगल के लक्षण को, राख्ती ने दोसे कहने का तात्पर्य उदय होते हुए सूर्य की जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं, वो किरणें एक भी दोष धारण नहीं करती। अर्थात पोसे पिंगल के लक्षण को, पिंगल का तात्पर्य पीला अंधेरा, प्रातःकाल के समय उषा काल के पूर्व जो पीला अंधेरा या अंधकार जो छाया हुआ होता है, प्रकृति के कण कण में उस अंधकार को मिटा करके सूर्य के वो उदय होती हुई किरणें सारी प्रकृति को रोशनी से भर देती है। सर्वत्र सूर्य की किरणों का प्रकाश फैल जाता है। तो कहने का तात्पर्य उदय होते हुए सूर्य की किरणें कहीं भी अपने पे कोई दोष कलंक धारण नहीं करती है, कि कहीं अंधकार नहीं छोड़ती है, सर्वत्र वो रोशनी कर देती है, यानी घने अंधेरे को वो मिटा देती है। दूसरी पंक्ति है, बुध कवि के जो उपकंठी वस्ती है, कहने का तात्पर्य जो सूर्य देव हैं वो बुध ग्रह और शुक्र नक्षत्र, बुध और शुक्र इन दोनों नक्षत्रों के बीच में सूर्य विद्यमान रहता है। तो बुध कवि के जो उपकंठी वस्ती, उपकंठ या निकट वस्ती निवास करती है, अर्थात सूर्यदेव बुध और शुक्र के बीच में ही निवास करता है। जोय पद मन को हर्ष उपजावती है। कहने का तात्पर्य जोय पद, जो भी देखता है सूर्य की इन किरणों को एक तरह से, तो जोय पद मन को हर्ष उपजावती है, यानी सूर्य की इन किरणों का आभास पाकर के उनके जीवन में रोशनी हो जाती है। जो घने अंधकार में रात भर जो सोए हुए होते हैं, वो सूर्य की किरणों को देखता है, उदय होते हुए सूर्य की इन किरणों को, तो उसका मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और उसके हृदय में प्रसन्नता छा जाती है। सूर्य के प्रकाश से सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं, सभी एक तरह से सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर के रसानुभूति प्राप्त करते हैं। तजे को मन रसे जो छंद सरसती है, तजे को अर्थात सूर्य की इन किरणों को कोई त्यागता नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति में, पूरी वनस्पतियों में मन रसे यानी एक तरह से सरसता का आनंद छा जाता है। प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की किरणों का आभास पाकर के पशु पक्षी मधुर कलरव करते हैं, सारी प्रकृति जड़ से चेतनशील हो जाती है। रात्रि में जो जड़वत्ता छाई हुई होती है, आलस्य छाया होता है, सब नींद में सोए रहते हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से सब जाग जाते हैं, अपनी अंगड़ाई दूर करते हैं और चेतनशील हो जाते हैं। सारी वनस्पतियाँ एक तरह से चेतनशील हो जाती है, जाग जाती है। वनस्पतियों के पत्तों पर जो उसकी बूंदें गिरी हुई होती है, हवा जब चलती है हल्की हल्की मंद मंद गति से प्रातःकाल होती ही, तो ऐसा लगता है कि उन पत्तियों पर जो बूंदें उसकी थी वो नीचे गिरती है, तो ऐसा लगता है कि वो
वनस्पतियाँ भी शीतल जल से मुक्त होकर के अपने आलस्य को दूर कर रही है। यानी एक तरह से सरसता का संचार प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य की किरणों का आभास पा करके सारी प्रकृति चेतनशील हो जाती है। तो अच्छा तजे को मन रसे को छंद सरसती है, यानी चारों ओर सूर्य की किरणों से वनस्पतियों में मस्त मधुरता छा जाती है, सरसता का वातावरण छा जाता है, जाने अनजाने सभी पुष्प खिल जाते हैं और भरभर उसमें मकरंद रस का पान करते हैं। अक्षर विशद करती उसे आप सम, अक्षर अक्षर यानी स्वच्छ किरणें, अक्षर यानी स्वच्छ हैं, विशद करती यानी व्यापक, सूर्य की जो किरणें स्वच्छ किरणें हैं व्यापक व्यापक रूप में प्रकृति के कण कण में वो फैल जाती हैं। उसे आप सम, उसी का तात्पर्य उषा काल के समय, उषा काल का जो समय है पीले अंधेरे वाला, उसको ये किरणें अपने समान कर देती है, यानी वहाँ पर भी रोशनी छा जाती है। प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें पूरी प्रकृति में फैल जाती है और लालिमा युक्त सरस सुंदर रस एक तरह से रसीला वातावरण संचारित हो जाता है। जाते जगत की जड़ताओं विनसती है, अर्थात इन सूर्य की किरणों से, उदय होते हुए सूर्य की किरणों से संसार में जो रात्रि में सोए हुए जो जड़वत स्थिति थी उसमें चेतनशीलता आ जाती है। जड़ बुद्धि नष्ट हो जाती है या जड़ता नष्ट होकर के चेतनता आ जाती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, मानो इन कवि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं छवि यानी जो शोभा है, सूर्य की जो शोभा, उदय होते हुए सूर्य की किरणों की जो शोभा है वो कविता के समान है। मानो छवि ताकि उद्वत सविता की सेना, अर्थात उदय होते हुए सूर्य की जो किरणें हैं उन्हीं किरणों, वे किरणें जिस तरह से प्रकृति में रोशनी देती है उसी तरह से किरणों की भांति ही मेरी कविताएं भी भाव लहरियों के माध्यम से सारे जगत को रसानुभूति कराती है। तो सूर्य जिस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है उसी तरह से कविता, सेनापति की कविता भी अपना प्रभाव पाठकों पर छोड़ती है। पति कविता की कविताई विलसती है, इस तरह से कवि कह रहे हैं कि सूर्य की भांति मेरी कविता भी शोभायमान होती है, यानी मेरी कविता की जो शोभा है सूर्य के प्रकाश की तरह है। सूर्य का प्रकाश जिस तरह से प्रकृति के कण कण को सुखद अनुभूति कराता उसी तरह से मेरी कविताएं भी प्रत्येक पाठक का हृदय को रसानुभूति कराती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लेष अर्थ वाला पद हमने पढ़ा है। इसी तरह से श्रृंगार वर्णन से संबंधित अगला ये 16वां पद क्रम से 16वां है, वैसे श्रृंगार वर्णन शीर्षक से ये छठा पद हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस पद को, सोए संग आली रही रति हूँ के उर्साली, सोए यानी सुशोभित होना, संग यानी साथियों में, आली यानी सखी, अर्थात यहाँ पर एक नायिका के सुंदर रूप माधुरी का चित्रण कवि यहाँ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नायिका जो सुंदर नायिका जो है अपनी सखियों के बीच में सुशोभित हो रही है, सखियों के साथ हैं। तो सोए संग आली अर्थात सखियों के साथ में वो सुशोभित हैं, रही रतियों के उर्साली, और जब सखियों के बीच में उसके अत्यधिक सुंदर रूप को देख करके जो रति यानी कामदेव की पत्नी जो रति है वो ईर्ष्यावश कि इतनी सुंदर ये कैसे हैं, मेरे से भी इतनी सुंदर क्यों हैं, तो उसके हृदय में भी ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगती है, कष्ट होता है। तो रही रतियों के उर यानी हृदय शाली यानी पीड़ा, उसके हृदय में भी ईर्ष्यावश पीड़ा हो रही है। जोबन गरुड़ चाल चलती दुरद की सी, यानी दुरद यानी हथिनी की तरह, जोबन गरुड़ अर्थात वे नायिका यौवन के उन्माद में अत्यंत मस्त चाल में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हथिनी मस्त चाल में चल रही हो। कहे मुस्कात बात, और वो मुस्कुराते हुए बात कहती हैं, वार्तालाप जब करती है तो मुस्कुरा करके वो बोलती हैं, और मुस्कुराते हुए जो मधुर मिठास के साथ जब वो वचन कहती हैं बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल झर रहे हों, फूलों से झरत जात अर्थात फूल झर रहे हों ऐसा आभास होता है। सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की, जब उसके सुंदर गौर वर्ण की जो चमक जो आभा है वो इस तरह से फैली हुई कि मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी प्रकृति में फैली हुई हो, जिनके दर्शन करने से शीतलता और ठंडक और शांति आनंद प्राप्त होता है। उसी तरह से नायिका के इस गौर वर्ण के रूप का, सुंदर रूप का दर्शन करने से एक तरह से प्रसन्नता का संचार प्रत्येक दर्शक को होता है। छाई रही भरपूरी पहिरे कपूर धूरी, छाई रही यानी वो एक तो सखियों के बीच में सुंदर रूप में सुशोभित हो रही हैं, छाई हुई हैं, अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। भरपूरी पहिरे, भरपूरी यानी पूर्ण रूप से उसने वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं जिससे उसका सौंदर्य और अधिक निखर गया है। कपूर धूरी, साथ में एक तरह से कपूर का पाउडर सुगंधित पदार्थ भी उसने अपने शरीर वस्त्रों पर शरीर पर लगा रखे हैं जिससे मंद मंद सुगंध चारों ओर के वातावरण को सुवासित कर रही है। नागरी अमर, नागरी यानी वह चतुर नारी, वे यौवनवती नायिका,
अमर मुरी यानी अमर जड़ी बूटी है। मदन दर्द की, मदन यानी काम भावना की, कामदेव की दर्द की पीड़ा का उपचार करने की अमर जड़ी बूटी व सुंदर नागरी है। यानी ये वे सुंदर नायिका जिसे हम कामिनी कहते हैं, काम भावनाओं को शांत करने वाली यही नायिका है। तो इसे कवि ने ये कल्पना करके ये अर्थ दिया है यहाँ पर कि वह एक तरह से नायिका का जो सुंदर रूप है वह कामदेव की पीड़ा को शांत करने वाला है। यानी काम भावनाओं को शांत करने का एक तरह से जड़ी बूटी के रूप में एक तरह से अमर उपचार है। मुख मृग लंछन सो, और उसका जो सुंदर मुख है, मृग लंछन कहते हैं चंद्रमा को जिसके ऊपर मृग का लाछन लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, तो उसका सुंदर मुख चंद्रमा के समान सुंदर। उपमा अलंकार। कटी मृगराज की सी, मृगराज यानी सिंह, कटियन कमर, और उस नायिका की जो कमर है मृगराज की तरह ही, सिंह की तरह अत्यंत पतली कमर है, तो ये उपमा अलंकार। मृग केसे दृग, मृगराज कहते हैं हिरणों का राजा अर्थात सिंह, और ये है मृग केसे दृग, मृग यानी हिरण, अर्थात हिरण कैसे सुंदर छोटे छोटे चंचल नेत्र उस नायिका के हैं। भाल बेंदी मृगमंद की, भाल यानी मस्तक पर जो उसने बिंदिया लगा रखी हैं वो कस्तूरी की बिंदी लगी हुई है, कस्तूरी से सुगंधित बिंदी उसने लगा रखी है। तो ये नायिका का यहाँ एक यौवनवती नायिका का एक सुंदर रूप का चित्रण संयोग श्रृंगार के रूप में कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। श्रृंगार वर्णन के संदर्भ में हम देखते हैं न तो यहाँ वियोग हैं और नहीं एक तरह से श्रृंगार, बल्कि रूप सौंदर्य का वर्णन तो नायिका प्रत्यक्ष है, तो संयोग श्रृंगार की श्रेणी में ये पद लिया जाएगा। और यहाँ एक तरह से परंपरागत जो नायिका के जो सौंदर्य का चित्रण जो कविगण करते आ रहे हैं वैसा ही कवि ने उसी परिपाटी को अपनाते हुए ये वर्णन प्रस्तुत किया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस ऑनलाइन कक्षा में शेष 2 पद बचे हुए हमें 7वां और 8वां, एक तरह से 17वां और 18वां क्रम से जब सारे पदों को हम देखते हैं सेनापति जी के, तो आपके पाठ्यक्रम में 18 पद संकलित हैं। तो शेष अब 2 पद बचते हैं जिसको हम अगली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगली अंतिम ऑनलाइन कक्षा इस सेनापति कवि पर हम लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो आप वीडियोज को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए धन्यवाद। थैंक यू।